तो बच्चों आज जो स्टार्ट करेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल स्टार्ट करें। क्या कर रहे हैं? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर का देखिए, हम लोगों ने मौर्यन टाइम पीरियड तक पढ़ लिया था और मौर्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? तो आपको बताते हैं। उसके बाद देखिए आपको इस टॉपिक में मौर्यन वाले काल को समझने के लिए बुक में मैंने एक सेगमेंट बना रखा है, उसको मैं अभी बोर्ड पे बनाऊंगा। उस चीज को समझते हुए आप पढ़ेंगे, ठीक है? चालू करें, स्टार्ट करें। देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। आज का टॉपिक कौन सा है? मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल को समझने के लिए जो तरीका है वो ये है, मौर्योत्तर काल दो तरीके से बटेगा बच्चों। पहले ऐसे बटेगा, इसमें आएंगे विदेशी आक्रमण। क्या आएंगे? विदेशी आक्रमण। और दूसरा आएगा आपका स्थानीय राजवंश। क्या आएगा? स्थानीय राजवंश। दो पार्ट में टूटेगा। ऐसा दो पार्ट में क्यों टूटेगा, उसका कारण बताते हैं। कारण देखिएगा बच्चों, क्या होने वाला है अब। देखिएगा, हुआ ये है कि यहाँ पे इस पूरे सेगमेंट तक किसका छत्र राज था? मौर्य वंश का था। किसका राज था? मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश अब क्या हो रहा है? मौर्य वंश का क्या हो गया? समाप्त हो रहा है। मौर्य वंश मतलब क्या हुआ? समाप्त हो गया है। और कौन सा वंश आने वाला है? शुंग वंश आने वाला है। तो देखिए होगा क्या बच्चों, शुंग वंश ना कुछ इस तरीके से, शुंग वंश शुंग वंश सबसे पहले बार जो अपना क्षेत्र बनाएगा कहां पे करेगा? यहां पे करेगा। इस जगह का नाम है उज्जैन, और उज्जैन के पास, भोपाल के पास, उज्जैन से भोपाल, भोपाल से विदिशा, विदिशा को राजधानी बनाएगा कौन? शुंग वंश। दूसरा जो राजवंश होगा, स्थानीय राजवंश होगा, वो कण्व वंश होगा। तीसरा जो राजवंश होगा बच्चों, वो सातवाहन वंश होगा। कौन सा होगा? सातवाहन वंश। पहला कौन सा है? शुंग वंश। दूसरा कौन सा है? कण्व वंश। तीसरा कौन सा है? सातवाहन वंश। कौन सा वंश है? सातवाहन वंश। तो तीन ऐसे राजवंश हैं जो कहां आएंगे? केंद्र स्तर पे आएंगे। कहां पे आएंगे? केंद्र के स्तर पे आएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब मौर्य समाप्त होता है तो मौर्य का क्षेत्र तो इतना बड़ा रहता है, लेकिन ये जो राजवंश आते हैं ये बीच में इतने छोटे क्षेत्र तक ही फैल पाते हैं। क्यों फैल पाते हैं? उसका रीजन ये है कि मौर्य वंश जब समाप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश जब समाप्त होगा वो टाइम पीरियड होगा 185 बीसी। मैंने आपको बताया था कि अशोक के टाइम पीरियड से लेकर 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ है, 261 में कलिंग युद्ध हुआ है, 260 में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया है, 258 में महेंद्र और संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था, 251 में बौद्ध संगीति हुई है, 232 में बौद्ध अशोक की मृत्यु हो गई थी। अशोक की मृत्यु के बाद उसका बेटा तिविर, उसके बाद उसका पोता दशरथ, और इसी क्रम में बहुत सारे राजा है, और अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ का जो सेनापति था बच्चों, उसका नाम था, ध्यान से सुनिएगा, बृहद्रथ का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने किसकी? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। आप समझिएगा, क्योंकि शुंग वंश का राजा या संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और क्योंकि वो मौर्य राजवंश का हिस्सा नहीं था, इसलिए शुंग वंश उसने छोटे से क्षेत्र में ही बना पाया। अगर राजा का बेटा ही यहाँ पे राजा बनता तो क्या होता? उसका पूरा अधिकार पूरे क्षेत्र पे होता। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना करके यहाँ पे राज क्षेत्र बनाया। अब हुआ क्या? जब वो यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना किया तो ये वाला पूरा क्षेत्र फ्री हो गया।
और बाहर बैठे हुए लोग, जो बाहर बैठे हुए लोग थे या बाहर के जो लोग थे, उनके पास मौका मिल गया और उन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, जो आक्रमण किया, पहला कौन आक्रमण किया? तो पहला हिंद यवन आक्रमण किए। कौन आक्रमण किए? हिंद यवन। फिर कौन आक्रमण किया? तो हिंद पल्लव आक्रमण किए। कौन आक्रमण किए? हिंद पल्लव आक्रमण किए। बच्चों, ये तो हो गया ऐसा आक्रमण जो कि किसके टाइम पीरियड में हुआ? शुंग वंश के टाइम पीरियड में हो गया। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे शुंग वंश स्टार्ट होता है और शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति रहता है। कौन रहता है? सबकी लिस्टिंग कराएंगे अभी, सब बताएंगे। देवभूति रहता है। तो देवभूति को वासुदेव हरा देता है। कौन हरा देता है? और वो कण्व वंश की स्थापना करता है यहाँ पे, और वापस से मगध को क्या करता है? मगध यानी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? कण्व वंश का राजा कौन है? वासुदेव। अब उस वासुदेव का जो कण्व वंश का जो अंतिम राजा रहता है, उसका नाम सुशर्मा रहता है। क्या रहता है? और सुशर्मा को हराते हैं सातवाहन के राजा। कौन हराते हैं? तो अल्टीमेटली किसका राज्य हो जाता है? सातवाहन का। और ये दोनों राज्य हट जाते हैं, दोनों राजवंश हट जाते हैं। तो कौन सा राजवंश बढ़ता है? सातवाहन। और सातवाहन में भी दो शाखा में बढ़ते हैं बच्चों, एक महाराष्ट्र की तरफ रहते हैं, एक आंध्र प्रदेश की तरफ रहते हैं। तो महाराष्ट्र की तरफ से ही बाद में एक और राजवंश पैदा होता है जिसे वाकाटक राजवंश कहते हैं। क्या कहते हैं? और सातवाहन जो आंध्र प्रदेश वाले हैं वो आंध्र सातवाहन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं कंटेस्ट क्या बताना चाह रहा हूं। सातवाहनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहां पे हो गया है? इस मध्य और दक्षिण भारत की तरफ हो गया। तो उत्तर भारत खाली होगा कि नहीं होगा? उत्तर भारत खाली होगा। इस खालीपन का फायदा उठाएंगे तीन राजवंश। और ये तीन राजवंश कौन कौन से हैं? देखिएगा बच्चों, यहां से आएंगे कुषाण, फिर आएंगे शक और आएंगे हूण। तो तीन राजवंश जो चीन की तरफ से आएंगे, चीन या उत्तर भारत से आएंगे, उनका नाम है शक, कुषाण और हूण। तो कुल मिला के कितने विदेशी आक्रमणकारी हो गए? 5। समझ आया कि नहीं आया? क्या होने वाला है? मौर्योत्तर वंश में दो घटनाएं होने वाली हैं, एक विदेशी आक्रमणकारी, एक स्थानीय राजवंश। स्थानीय राजवंश पहला राजवंश कौन सा रहेगा? शुंग वंश। दूसरा कौन सा रहेगा? कण्व वंश। तीसरा कौन सा रहेगा? सातवाहन वंश। चौथा जो रहेगा बच्चों, उसका नाम है वाकाटक वंश। कौन सा वंश रहेगा? वाकाटक वंश। क्लियर हुआ ये? अब ये यहां रहेंगे और इनका कंसंट्रेशन यहीं पे रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ, ऊपर का हिस्सा खाली रहेगा। तो इधर से कौन आएगा? हिंद यवन आएंगे, फिर कौन हिंद पल्लव आएंगे। और हिंद यवन को कौन, वास्तव में हिंद यवन को शुंग ही हरा देते हैं। देखो, बीच में एक राजा बाहर से आ रहा है, तो बाहर जो बीच का राजा देश के अंदर नहीं घुसने दे रहा है। तो इसको समझाएंगे, जब आगे पढ़ाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो ये कंटेक्स्ट तो समझ में आया ना? ये दो लोग इधर से आएंगे और ये तीन लोग इधर से आएंगे। उसमें सबसे शक्तिशाली कौन बन के आएगा? कुषाण बन के आएंगे। कौन आएंगे? और कुषाण का सामंत कौन होगा? गुप्त। देखो, शक कुषाण में सबसे शक्तिशाली कौन होंगे? कुषाण। कौन होंगे? और कुषाण से कौन निकलेंगे? गुप्त। कौन निकलेंगे? गुप्त। और गुप्त किसको हराएंगे? गुप्त इसको भी हरा, शक को भी हराएंगे और हूण को भी हराएंगे। तो कुल मिला के तीनों राजवंश, शक, कुषाण, हूण को कौन हरा देता है? कुषाण को हराते हैं गुप्त, क्योंकि उसी की सेनापति है, उसी के सामंत रहते हैं। फिर गुप्त किसको हराते हैं? शक को हराते हैं। फिर गुप्त किसको हराते हैं? हूण को हराते हैं। तो शक, कुषाण, हूण इस तरीके से परास्त होके देश में नहीं रह पाते। ठीक है। हिंद यवन और हिंद पल्लव को कौन हराएगा? तो हिंद यवन को शुंग वंश हरा देता है। हिंद यवन को कौन वंश हरा देता है? शुंग वंश। और पल्लव वंश को इसी तरीके से आगे सातवाहन वंश वाले टक्कर देके उनको हरा देते हैं। कुल मिला के ये जितने थे सब साइड हो जाते हैं और अंत में कौन सा राजवंश बच जाता है? गुप्त वंश। इसलिए मौर्योत्तर वंश के बाद अगला वंश कौन सा है? गुप्त वंश। ये हुआ कंटेस्ट। पिक्चर में क्या है? स्टोरी। अब इस स्टोरी के अंदर की पूरी पढ़ेंगे हम डिटेलिंग। समझ रहे हो? ठीक है। तो आप एक बार बुक का पेज नंबर खोलिएगा, पेज नंबर 44। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ख्याल से एक इमेज आई होगी, देखिए तो एक बार। एक इमेज आई है, वहां से हम समझेंगे, वहां से हम राजा रटेंगे। नहीं आई है?
एक सेकंड बच्चों ना, फोटो भेजो ना ग्रुप में, बैच 1 में बोला था भेजने के लिए, कांस्टेबल वाले में क्यों नहीं भेजे अभी तक? हो गया, आ जाएगी फोटो बच्चों। देखो विदेशी आक्रमण में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कौन सा, हिंद यवन आक्रमण। कौन सा दिख रहा है? हिंद यवन आक्रमण। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे, हिंद यवन आक्रमण, एक ये टेबल बनेगा। दूसरा जो टेबल बनेगा बच्चों वो उसका नाम क्या है? हिंद पल्लव आक्रमण। हम राजाओं को पहले याद करेंगे ना, कौन कौन से राजा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन सा है बच्चों? तीसरा है शक। शक। फिर कौन सा है? कुषाण, जैसे ही है। और फिर कौन सा है? हूण। देखिए आपको इमेज आई, उसमें एक लिस्टिंग दी हुई है, वो लिस्टिंग एक्चुअल में सही लिस्टिंग है। बुक में अगर कुछ एरर होगा तो उसको सही कर दीजिएगा। मैं खुद भेज रहा हूं बैच 1 में ना। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, पहला हिंद यवन आक्रमण में डिमोट्रियस दिख रहा होगा, एंटियोकस दिख रहा होगा और मिनांडर दिख रहा होगा। ठीक है, डिमोट्रियस देखिए यहां देख लीजिएगा, सामने देखिए तो आपको यहां से हो जाएगा। डिमोट्रियस, हिंद यवन का पहला राजा कौन सा है? डिमोट्रियस। दूसरा राजा कौन सा है? एंटियोकस, एंटियोकस। तीसरा राजा कौन सा है? मिनांडर। कौन है? मिनांडर। ठीक है, कौन कौन सा दिखा? डिमोट्रियस, एंटियोकस और मिनांडर। इसके अलावा बच्चों आपको जो पार्थियन पल्लव वाला है उसमें मिथ्रेडेट्स है। हिंदी पल्लव का पहला मिथ्रेडेट्स, जो मैं यहां लिखा रहा हूं वही सही है ना, बुक में करेक्ट कर लेंगे अगर ऊपर नीचे होगा तो। मिथ्रेडेट्स क्या होगा? मिथ्रेडेट्स। और गोर्दो फर्निस, गोर्दो फर्निस, ये दो राजा हैं, मिथ्रेडेट्स और गोर्दो फर्निस। अगर शक की बात करेंगे तो शक में मोएज, मोएज, रुद्रदामन और रुद्र तृतीय, ये तीन राजा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुषाण की बात करेंगे तो कुषाण में सबसे इंपॉर्टेंट है कुजुल कुड फिसस, कुजुल कुड विसस या फिसस, विम कुड फिसस। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट राजा है कनिष्क, और चौथा इंपॉर्टेंट राजा है वासुदेव, वासुदेव। बच्चों हूण का जो संस्थापक होगा वो कौन है? तिगिन। ये इसका है तोरमान और मिहिरकुल, मिहिरकुल, मिहिरकुल। अच्छा ये क्यों बता रहे हैं ऐसे? बताने का रीजन ये है कि जब इसको मैं बीच बीच में नाम लूंगा, इसकी लड़ाई इससे हुई, इसका चीज ऐसे हुआ, तो आप रिलेट कैसे कर पाओगे? तो कम से कम ये राजा आपको याद होने चाहिए क्या किस तरीके से है करके। हिमांशु समझ में आ रहा है क्या किया गया है? क्या किए हैं बताओ। सबसे पहले हमने ये क्या लिस्ट तैयार की है, कौन कौन से विदेशी आक्रमण है और कौन कौन से राजा है, ताकि हम राजा को जोड़ के पढ़े तो हमें समझ में आए। समझ में आए? मिनांडर को अगर कोई शुंग वंश का कोई राजा हराएगा तो आपको कैसे पता चलेगा मिनांडर कहां का है? तो पहले तो हमको लिस्टिंग तैयार करनी पड़ेगी, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी है, कौन सा देशी आक्रमणकारी है। तो ये इस तरीके से कितने वंश हो गए? यहाँ पे 5 विदेशी आक्रमणकारी वंश हो गए। अब बच्चों भारतीय राजवंश की बात करोगे तो पहला कौन सा वंश है? शुंग वंश। पहला कौन सा वंश है?
शुंग वंश है। दूसरा कौन सा है? कण्व वंश है। आपकी बुक में और डिटेल में दिया है, मैं जो इंपॉर्टेंट होगा वही बताऊंगा। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। और एक कौन सा वंश हो जाएगा? तो वाकाटक वंश हो जाएगा। कौन सा वंश? वाकाटक वंश। चार वंश को देखेंगे बच्चों। इसके अलावा एक और वंश होता है चेंदी वंश, पर उसको वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है, इसलिए उसको नहीं देखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम पूरे राजाओं की लिस्टिंग देख लेते हैं कि कौन कौन से राजा थे। शुंग वंश के संस्थापक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। जो अगला इंपॉर्टेंट राजा है बच्चों, उसका नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र। अग्निमित्र। दूसरा कौन सा है? अग्निमित्र। तीसरा जो इंपॉर्टेंट राजा है बच्चों, उसका नाम है वसुमित्र। क्या नाम है? वसुमित्र। चौथा जो राजा है बच्चों वो भागभद्र, और अंतिम जो राजा है वो देवभूति। अच्छा, सभी राजा इंपॉर्टेंट है ना इसमें, हर एक राजा की अपनी एक एक विशेषता है, जिसपे हम क्या पीवाईक्यू प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको हर एक राजा के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला जो है वो कण्व वंश का संस्थापक कौन कहलाएगा? वासुदेव कण्व। कौन कहलाएगा? वासुदेव कण्व। और कण्व वंश का अंतिम शासक जो रहेगा वो कौन होगा? सुशर्मा। कौन रहेगा? सुशर्मा। आपको याद रखना, कण्व वंश में कौन हो गया? वासुदेव कण्व। और अंतिम शासक कौन हो गया? सुशर्मा। सातवाहन वंश का जो संस्थापक होगा बच्चों, उसका नाम होगा शिमुख। क्या नाम होगा? शिमुख। 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 सातकर्णी प्रथम अगला राजा। गौतमी पुत्र सातकर्णी। जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही राजा बस लिख रहे हैं अपन। गौतमी पुत्र सात। आपकी बुक में और डिटेल में पहला संस्थापक कौन हो गया? शिमुख। दूसरा इंपॉर्टेंट राजा कौन हो गया? सातकर्णी प्रथम। तीसरा इंपॉर्टेंट राजा कौन हो गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। चौथा हो गया वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ठीक है। ये चार राजा है जो इंपॉर्टेंट है, और इसका अंतिम राजा जो होगा वो यज्ञ श्री सातकर्णी होगा। ठीक है। वाकाटक वंश आया। वाकाटक वंश में सिर्फ पहला राजा आपको याद रखना, विंध्य शक्ति प्रथम और प्रवरसेन द्वितीय। विंध्य शक्ति प्रथम और प्रवरसेन द्वितीय। बस दो चीजें आप याद रखें। आपको बुक में कहां मिलेगा? बुक में आपको पेज नंबर 47 के आसपास मिलेगा। 47 में भी मिलेगा। 45 में? 47 में नहीं है? है? मिला लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट एक साथ पूरे देसी राजाओं की। ठीक है। बुक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया ना, हर एक चीज को बहुत सिस्टमेटिक लिखा गया। ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर मैं शुंग वंश से स्टार्ट करूंगा। मतलब देखो बच्चों, इस मौर्योत्तर काल को पढ़ने का दो तरीका होता है कि मैं विदेशी आक्रमणकारी आपको पहले पढ़ाऊं और फिर देसी आक्रमणकारी पढ़ाऊं। पर मुझे ये लगता है कि राजा, इसमें राजा बताना जरूरी था, मैंने राजा बता दिया। ये डिटेल ना करके पहले हम ये डिटेल करेंगे ताकि आपको मौर्योत्तर काल थोड़ा इजी लगने लगे। नहीं तो मैं बोलूंगा डिमोट्रियस, तो नाम ही नहीं याद हो रहा आपको। तो पहले आप क्या करो, शुंग वंश को पढ़ लो, कण्व वंश पढ़ लो, सातवाहन वंश पढ़ लो, वाकाटक वंश पढ़ लो, फिर हम देखेंगे विदेशी आक्रमण। ठीक है। समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? शुंग वंश से कर रहे हैं। अब देखो, शुंग वंश के बारे में पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों, मौर्योत्तर काल जो है, कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल, किसी भी काल को हम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं? उस काल के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। ऐसे ही पढ़ा था ना पिछले बार, मौर्य काल को भी ऐसे ही पढ़े थे, तो मौर्योत्तर काल को भी वैसे ही पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर काल के लिए जानकारी के स्रोत कौन कौन से। तो पहला हो गया बौद्ध साहित्य। क्या हो गया पहला?
बौद्ध साहित्य, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो देखिएगा, आर्य मंजू श्रीकल्प, दूसरा दिव्य अवदान, क्या, आर्य मंजू श्रीकल्प और दिव्य अवदान। इसके अलावा बच्चों ललित विस्तार, ललित विस्तार और मिलिंद पन्हू। आपको ये लग रहा होगा ये टीचर बार बार ये कंटेंट क्यों लिखाते हैं, भैया इसी कंटेस्ट पे राइटर का नाम याद करेंगे और वही राइटर पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी किताब है, कौन सा उसका राइटर है। तो ये चार ऐसी चीजें हैं बौद्ध साहित्य, ये किससे, कौन सा साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। ये बौद्ध साहित्य से हमको किसकी जानकारी मिलती है, मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बच्चों समझिएगा क्या होता है, शुंग वंश का जो संस्थापक होता है वो पुष्यमित्र शुंग होता है। पुष्यमित्र शुंग के टाइम राजा तो पुष्यमित्र शुंग हो गया, लेकिन पुरोहित कौन रहता है, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में 2 अश्वमेध यज्ञ होते हैं। क्या होते हैं, 2 अश्वमेध यज्ञ होते हैं, और 2 अश्वमेध यज्ञ में राजा कौन रहेगा, तो राजा रहेगा पुष्यमित्र शुंग, और उसका पुरोहित कौन रहेगा जो यज्ञ करवाएगा, उसका नाम है पतंजलि। क्या है, पतंजलि। तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है महाभाष्य। पतंजलि ने एक चीज की रचना की थी जिसका नाम है महाभाष्य। प्लस पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। क्या लिखा था, अष्टाध्यायी। सुनते चलिएगा। अगली चीज, मौर्योत्तर काल में जो शुंग वंश का राजा रहता है पुष्यमित्र शुंग, उसका एक राज्यपाल रहता है जिसका नाम होता है धनदेव। क्या नाम होता है, धनदेव। धनदेव ने अयोध्या का अभिलेख का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, अयोध्या अभिलेख। किसका निर्माण कराया है, अयोध्या अभिलेख का निर्माण कराया है। इसके अलावा बच्चों विदिशा अभिलेख, कौन सा अभिलेख, विदिशा अभिलेख। इसके अलावा गार्गी संहिता। अच्छा, गार्गी संहिता से बच्चों स्पेशली पता चलता है कि हिंद यवन का आक्रमण हुआ था। हिंद यवन का आक्रमण हुआ था किसके काल में, तो शुंग काल में हिंद यवन का आक्रमण हुआ था। किस संहिता से पता चलता है, गार्गी संहिता से पता चलता है हिंद यवन का आक्रमण हुआ था। इसके अलावा आपने कालिदास का नाम सुना है, तो कालिदास, जैसे मैंने आपको राजा बताया था ना, पहला राजा कौन था, ये पुष्यमित्र शुंग था। अगला राजा कौन था, अग्निमित्र। अग्निमित्र, तो अग्निमित्र के टाइम में, इसके टाइम में पुरोहित कौन था, पतंजलि। इसके टाइम में राइटर कौन था, कालिदास। तो कालिदास ने एक रचना की थी मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी पर लिखा था किसने, कालिदास ने, मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्र से, मालविका, इस चीज को नोट करेंगे ना आप लोग अच्छे से, बुक में यही चीज बिखरी बिखरी है, एक साथ समेट के दे रहे हैं। मालविका अग्निमित्र से इन सब से किसकी जानकारी मिलती है, इन सब से स्पेशली शुंग वंश और मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये दूसरा सेट हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो, एक है नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख, नासिक कहां है बच्चों, अरे बोलो, नासिक कहां है, महाराष्ट्र में है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज महाराष्ट्र में होगी, मैंने आपको बताया था कि सातवाहनों का एक शाखा कहां चला आता है, महाराष्ट्र। तो नासिक अभिलेख से क्या मिलेगा, सातवाहनों के बारे में जानकारी। क्या मिलेगा, सातवाहनों के बारे में जानकारी। और एक बच्चों है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख, अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया है या किसने निर्माण कराया था, रुद्रदामन ने। मैंने बताया तो था यार, याद नहीं कर रहे हो। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे अशोक के बारे में भी पता चलता है, मतलब इससे मौर्य काल के बाद। तो रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया कौन सा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख किसके, रुद्रदामन कहां का राजा है, शकों का राजा है। तो शकों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, शकों के बारे में। अच्छा, शक, सातवाहन, शुंग, ये सब क्या है, ये सब मौर्योत्तर काल के राजवंश है। तो मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी के लिए इतने सारे स्रोत, समझ गए।
क्या कहना चाह रहे हैं? मौर्योत्तर काल के जानकारी के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें अगर बौद्ध साहित्य देखेंगे तो आर्य मंजू श्रीकल्प दिव्यावदान ललित सागर मिलिंद पन्हो सबके हम रचनाकार भी पढ़ेंगे। जैसे मिलिंद पन्हो के रचनाकार नागसेन, ठीक है। फिर पतंजलि के द्वारा लिखा गया महाभाष्य, पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, ध्यानदेव ने निर्माण कराया अयोध्या अभिलेख का। फिर कौन सा अभिलेख? विदिशा अभिलेख। विदिशा अभिलेख क्या है? शुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा बनाई थी, तो वहां पे एक अभिलेख का निर्माण कराया जिसका नाम क्या है? विदिशा अभिलेख। आगे आगे जब पढ़ाएंगे ना तो कनेक्ट होते जाएगा ये जो बताएं। फिर कौन सा है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो रचना है उसमें ये बताया कि हिंद यवन नाम के विदेशी आक्रमणकारी थे जो शुंग काल में भारत में आक्रमण किए थे। सिंधु नदी के तट तक आक्रमण हुआ था, जहां पे फिर शुंग वंश के राजा ने हिंद यवन को हरा दिया था। आपको बताएंगे भी कैसे आगे जब शुंग वंश चालू करें तब। फिर अगला कौन सा है? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसको बताएगा? सातवाहनों की जानकारी। जूनागढ़ अभिलेख किसको बताएगा? शकों के बारे में। ये सब किसके बारे में बता रहे हैं? कायदे से मौर्योत्तर काल के बारे में, क्योंकि सब कौन से काल के हैं? मौर्योत्तर काल के। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब देखो एक चीज और, देखो बच्चों, जो शुंग वंश है, जो शुंग वंश है वो 185 से स्टार्ट होगा। शुंग वंश जो है वो 185 बीसी से स्टार्ट होगा बच्चों, और 75 बीसी तक चलेगा। क्या बोल रहे हैं? 185 से स्टार्ट होगा और 75 बीसी तक चलेगा। अगला जो है वो 75 बीसी से स्टार्ट होगा और 30 बीसी तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 30 बीसी तक चलेगा। और ये जो स्टार्ट होगा ये 30 बीसी से स्टार्ट होगा और 250 एडी, ईस्वी आ गया बच्चों, ईस्वी एडी तक चलेगा। ठीक है। और ये जो है वो ये यहां पे लिख देना, ये तीसरी से लेके 6वीं शताब्दी तक चलेगा, मतलब 600 तक चलेगा। कौन सा वंश? वाकाटक वंश। पकड़ना है ना, ऐसे एक क्रम से पकड़ते चलो कैसे कैसे। मैंने पूरा ऑर्डर एकदम अच्छे से बताया कि इतने टाइम में ये रहा, इतने टाइम में ये रहा, इतने टाइम में ये रहा। अब कौन आया? शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ के जो राजवंश यहाँ अटैक करेंगे या यहाँ के जो राजवंश यहाँ अटैक करेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि ये अटैक किया है तो किसके काल में किया है। मीनांडर को यदि हराया तो इधर का कौन सा राजा हराया है? समझ रहे हो? मतलब यहां का अटैक जो होगा, यहां का राजा कैसे बाहर के राजा को हटाएगा। और लास्ट में क्या होगा? इन सब में एक जो सबसे खतरनाक वंश आएगा वो कुषाण वंश आएगा। कुषाण वंश मेन स्थायी बन जाएगा उत्तर भारत में। ऐसे होगा बच्चों, देखिए समझिएगा। कुषाण वंश जो आएगा ना वो अपना यहाँ पैठ बना लेगा अच्छा, और नीचे कौन सा वंश रहेगा? सातवाहन वंश रहेगा, और कोई वंश नहीं रहेगा। फिर धीरे से क्या होगा? कुषाण, सातवाहन। इसलिए आपको मैंने वो बताया था ना, मूर्ति कला के प्रकार बताया था, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो अमरावती शैली, गांधार शैली और कौन सी मथुरा शैली, ये तीनों शैली एक ही काल की हैं, एक ही टाइम पीरियड की हैं। तो गांधार में कौन बैठा है और मथुरा में कौन बैठा है? तो कुषाण बैठे हैं। गांधार ऊपर, अफगानिस्तान, मथुरा उत्तर भारत। लेकिन अगर अमरावती शैली बात करोगे तो कौन बैठा है? सातवाहन बैठे। एक ही टाइम के लोग हैं, लेकिन उधर से इधर विदेशी आक्रमणकारी में सबसे खतरनाक कौन निकलेगा? कुषाण निकलेगा। अब कुषाण ऊपर बैठे रहेंगे और नीचे ये सब हलचल होती रहेगी, और नीचे हलचल में सबसे लंबे समय तक कौन बैठेगा? सातवाहन बैठे। समझ आए कि नहीं आए? ये पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये पिक्चर क्लियर हो गई ना, रटा आराम से जाएगा। लोगों को समझ ही नहीं आता कि कहां क्या चल रहा है भाई, कैसे विदेशी आक्रमणकारी आ गए। मैं अपने पूरे मतलब पढ़ने के दौरान मेरे को कोई ये नहीं समझा पाया कि चल क्या रहा है भाई। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर मुझे अच्छे समझ में आया, या जब मैं यूजीसी नेट का तैयारी किया तब मुझे अच्छे समझ में आया कि अच्छा ऐसा चीज हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ पिक्चर। अब हम कौन सा वंश से स्टार्ट करते हैं बच्चों? हम स्टार्ट करते हैं शुंग वंश। कौन सा वंश से स्टार्ट करते हैं? शुंग वंश। तो समझिएगा बच्चों, अब मैं कुछ कुछ चीजें बताते चलूंगा जो आपकी बुक में टैली करते चलिएगा, मैं रटवाऊंगा आपको। देखो, शुंग वंश की स्थापना कब हुई है? तो शुंग वंश की स्थापना बच्चों हुई है 185 बीसी में। कब हुई है? 185 बीसी में। सुनिएगा, पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी
पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बृहद्रथ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करके क्या बन गया? खुद राजा बन गया। जब वो राजा बने तो उन्होंने दो धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को नकार दिया और कौन सा धर्म लेके आए? तो वापस से वो एक धर्म लेके आए जिसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म कहते हैं? ब्राह्मण धर्म, या इसी को बोलते हैं वैदिक धर्म। तो उन्होंने वापस किसकी तरफ गए? वैदिक धर्म को आगे बढ़ाया। किसको आगे बढ़ाया? वैदिक धर्म को आगे बढ़ाया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में यह कहा जाता है बच्चों, ये कट्टर ब्राह्मणवादी थे। कैसे थे? ये कट्टर ब्राह्मणवादी थे और इनके शासन काल में जो पुरोहित हुआ करते थे उसका नाम है पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। और पतंजलि ने किसकी? महाभाष्य की रचना की। पतंजलि कौन है? योगाचार्य है ना। तो किसकी रचना की? महाभाष्य की रचना की। बच्चों पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में और समझिएगा दो इंपॉर्टेंट बातें। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। क्या कराए? 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से? इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया। अगला चीज, महाभारत, सुनिएगा, महाभारत हो कॉमा, रामायण हो, षट दर्शन हो, वायु पुराण हो, ठीक है, गरुड़ पुराण हो, गरुड़ पुराण, वायु पुराण हो, इन सब की जो रचना हुई है बच्चों, ये सब हुई है शुंग काल में। कब हुई है? शुंग काल में। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो है मनु स्मृति। क्या है? मनु स्मृति। ये किताबें हैं जिसकी रचना किसके काल में हुई है? पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुई है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या कराया? 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया। कौन कराया वो अश्वमेघ यज्ञ? तो पतंजलि ने कराया। कौन कराया? अच्छा, मनुस्मृति क्या है? एक साहित्य है जिसकी रचना किसके काल में हुई? शुंग वंश में हुई, पुष्यमित्र शुंग के काल में। महाभारत का संकलन हो, चाहे रामायण का संकलन हो, चाहे षट दर्शन का संकलन हो, चाहे वायु पुराण की रचना हो, ये सब कब हुई है? शुंग काल में हुई है। और मुख्यतः किसके काल में हुई है? तो मुख्यतः हुई है पुष्यमित्र शुंग के काल में। पुष्यमित्र शुंग ने बच्चों 2 तरीके के स्तूप का कार्य किया। देखो, एक है भरहुत का स्तूप, बताया था आप लोग को? अरे बताओ, बताया था कि नहीं? भरहुत का स्तूप कहां है? कैसे नहीं मालूम? मैंने 4-5 बार याद कराया। भरहुत का स्तूप कहां? आपका ध्यान ही नहीं है, यहां ध्यान नहीं लगा रहे हो आप। अगर क्लासरूम से बाहर सोच दिए तो गायब हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। भरहुत का स्तूप कहां है? सतना कहां है? बताया कि नहीं बताया? सांची का स्तूप कहां है? रायसेन, विदिशा। सारनाथ का स्तूप कहां है? सारनाथ में। बताया ना भाई, सब बताया। तो भरहुत का स्तूप का निर्माण कराया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने कराया। दूसरी बात बच्चों, मैंने बताया भी सांची का स्तूप, तो सांची के स्तूप की जगह इसने पाषाण वेदी, किसका? पाषाण वेदी की रचना की। बच्चों पूछता है वैदिक धर्म और जैन धर्म को किसने हटाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने हटाया। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग क्या अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया। मनुस्मृति की रचना किसके शासनकाल में हुई? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई। महाभारत, रामायण, षट दर्शन, वायु पुराण, गरुड़ पुराण सबकी रचना किसके शासनकाल में हुई? तो शुंग वंश के शासनकाल में हुई। ठीक है। और भरहुत का स्तूप किसने कराया? निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया। सांची के स्तूप के चारों ओर पाषाण वेदी की रचना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट राजा है बच्चों। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की? बृहद्रथ की हत्या की। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो वापस से देखो एक बार क्या क्या मैं लिखा हूं, याद करो उसको। इतना समझ लो बच्चों कि क्लास में आने के पहले हिस्ट्री 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक जाते ही पढ़ा करो क्योंकि ताजा ताजा रहता है। रात को सोने से पहले एक बार पलटा के देख लो और सुबह आने से पहले एक बार आपको देखना पड़ेगा। और आपको अगर गर्मी में पढ़ाई करनी है तो आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि दिन भर तो पूरा गर्मी में निकल जाता है। सुबह आपको 5 बजे उठ के पढ़ने बैठना ही पड़ेगा। इस चीज को समझ लो बार अगर गर्मी में पढ़ना है। नहीं तो फिर दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास
अच्छी कूलिंग की व्यवस्था है तो आप रात को 10 से लेके फिर रात में 3 बजे तक पढ़िए और फिर सुबह क्लास लगती है तो सोइए और आधी नींद में या चाहे जैसे भी हो 7:30 बजे क्लास कीजिए और 10 बजे जाने के बाद फिर आप 10-11 बजे जाने के बाद फिर आप भले थोड़ा बहुत पढ़ना तो पढ़ना, नहीं तो आराम कीजिए, फिर दोपहर में पढ़ लीजिए। ऐसे ही करना पड़ता है आपको, हर मौसम में सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखिए, आगे बढ़े। बेटा आप नोट नहीं कर रहे तो कैसे याद करोगे? बुक है आपके पास तो फिर पढ़ोगे कैसे आप? नोट कर लो कम से कम। हिमांशु समझ में आना चालू हुआ कि नहीं? यहां से पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है? क्यों प्रियंका, आपको समझ में आ रहा है? रुखसार कैसे आप एब्सेंट किए थे? कौन सा क्लास एब्सेंट किए हो? कोई एक क्लास एब्सेंट किए हो बीच में अभी 2-3 दिनों में? कौन सा? हाँ, कितना इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे अशोक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मिस किए हो आप, अभिलेख। अब मैं क्या करूंगा, 3-4 वीडियोस मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको। कविता जी आपको समझ में आ रहा है? आपको भाई तुम्हें कहीं कोई दिक्कत? लिंक हो रहा है कि नहीं बराबर? पढ़ रहे हो घर में? ठीक। भावना तुमने जाके देखा जो तुम्हें शेयर किया था? क्यों नहीं देख रहे हो? आप ओपन करके पढ़ना तो चल। आपके पीपीटीज में तो बहुत सारे डायग्राम भी डले हुए हैं, मैं इसको पीपीटी से पढ़ा सकता हूँ, पीपीटीज बनी हुई है, पीपीटी से पढ़ाता, लेकिन मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा स्लो चले। पीपीटी में मैं बहुत स्पीड पढ़ाता हूँ, थोड़ा स्लो चले और थोड़ा चीज आप याद करते चलो। कुछ गड़बड़? कुछ गड़बड़? कोई डाउट? पाषाण वेदी क्या रहता है? सांची का जो स्तूप है ना, उसके चारों ओर घेरा बना दिए पत्थर का और लकड़ी का स्तंभ खड़ा कर दिए, वही पाषाण वेदी। पूछ लिया करो जो जो चीज नहीं समझ में आती तुरंत, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग को आगे, पुष्यमित्र शुंग से आगे बढ़े। देखो अगला जो राजा है बच्चों, अगला राजा का नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र। अग्निमित्र इसलिए फेमस है कि अग्निमित्र के टाइम पीरियड में कालिदास इसके क्या थे? साहित्यकार थे, है ना, कालिदास। और कालिदास ने क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्र नाम की रचना की है। किसकी रचना की है? मालविका अग्निमित्र की रचना की है। बच्चों मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है। अग्निमित्र के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला बात करेंगे, अगला जो राजा है उसका नाम है वसुमित्र। क्या नाम है? वसुमित्र। और वसुमित्र वो राजा है, अच्छा समझ ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो है ना हिंद यवन, हिंद यवन का भारत में आक्रमण जब हुआ ना, उसमें राजा हुआ करते थे वसुमित्र। कनेक्ट हुआ? कौन हुआ करते थे? वसुमित्र। और वसुमित्र ने हिंद यवन के आक्रमण को क्या किया? रोक दिया, यानी कि हिंद यवन के आक्रमण को क्या किया? असफल कर दिया। किसने किया? वसुमित्र ने। तो वसुमित्र के टाइम पीरियड में कौन सा हुआ? हिंद यवन आक्रमण। हिंद यवन आक्रमण में क्या किया? परास्त किया, यवनों को क्या कर दिया? परास्त किया। क्लियर हुआ ये? अगला जो राजा है वो बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, भागभद्र। भागभद्र जी के संबंध में आपको 2 चीजें याद रखना है। भागभद्र ने सबसे पहली बात यह कि भागवत धर्म की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भागवत धर्म। जो आप लोगों का हिंदू धर्म में शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब धर्म आते हैं ना, उसमें स्पेशली भागवत धर्म में आता है वैष्णव धर्म, विष्णु वासुदेव की पूजा करना। किसकी पूजा करना? वासुदेव की पूजा करना। और इसी के टाइम में क्या हुआ है? गरुड़ स्तंभ की रचना की गई। किसकी रचना की गई? गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया है।
क्या स्थापित किया गया है? गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया है। ये गरुड़ स्तंभ को स्थापित करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम है हेलियोडोरस। क्या नाम है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस है जिसने गरुड़ स्तंभ की का निर्माण कराया है। किसकी याद में? तो वासुमित्र की याद में। किसकी याद में? वासुमित्र। ठीक। और ये हेलियोडोरस कौन है? हिंद यवन। हिंद यवन जो था ना, जिसको हराया था, कौन हराया था? वासुमित्र। हिंद यवन का ही भेजा गया राजदूत है। और उस राजदूत ने क्या बनाया? गरुड़ स्तंभ। क्यों बनाया? क्योंकि वासुमित्र ने हमको हराया है, तो सम्मान के तौर पे। ठीक है, किसकी क्या चीज बनाया? गरुड़ स्तंभ बनाया। और इसके माध्यम से उसने हिंदू धर्म का प्रचार किया। हिंदू धर्म का प्रचार किया। बच्चों, शुंग वंश के जो अंतिम राजा है उनका नाम है देवभूति। क्या है? देवभूति। और देवभूति की हत्या, देवभूति अंतिम राजा देवभूति की हत्या कौन करता है? वासुदेव कण्व करते हैं। कौन करते हैं? वासुदेव कण्व क्या करते हैं? देवभूति की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं? देवभूति की। और किसकी स्थापना करते हैं? कण्व वंश की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? कण्व वंश। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिर्फ ये शुंग वंश का डायग्राम। इसमें जो शुंग वंश आपको दिखेगा बच्चों ऐसे, इस तरीके से शुंग वंश है, सिर्फ शुंग वंश, जिसमें मुख्य क्षेत्र जो है वो ये है। और इसकी राजधानी जो है बच्चों वो विदिशा है। क्या है? और मौर्य काल की राजधानी तो मगध हुआ करती थी या पाटलिपुत्र हुआ करती थी, है ना? कौन हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र कैसी राजधानी है? पहली राजधानी। पाटलिपुत्र कैसी राजधानी है? पहली राजधानी, जो पहले से मिली हुई है। इन्होंने दूसरी अपनी कौन सी राजधानी बनाई? विदिशा बनाई। कौन सी बनाई? विदिशा बनाई। और कण्व वंश जब आएंगे शुंग वंश के बाद, तो वापस से वो राजधानी, मेन राजधानी कौन सी रहेगी? सिर्फ पाटलिपुत्र रहेगी। कौन सी रहेगी? पाटलिपुत्र। तो पहले कौन आए? शुंग वाले आए। और शुंग को कौन हरा रहे हैं? कण्व हरा रहे हैं। और शुंग के पूरी जगह कौन स्थापित हो जाएंगे? कण्व स्थापित हो जाएंगे। और जब कण्व स्थापित होंगे तो एक ही राजधानी बना के रखेंगे जिसका नाम है पाटलिपुत्र। और कण्व वंश का संस्थापक कौन होगा बच्चों? तो वासुदेव कण्व। कौन होगा? वासुदेव कण्व। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन होगा? तो अंतिम शासक का नाम है सुशर्मा। क्या नाम है? सुशर्मा। वासुदेव और सुशर्मा। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हिंद यवन का आक्रमण में यवनों को परास्त किया। पूछता है कौन सी नदी के किनारे परास्त किया है? तो सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किसको परास्त किया है? हिंद यवन लोगों को परास्त किया। किसने परास्त किया है? वासुमित्र ने परास्त किया। यानी कि पिक्चर में अगर देखोगे तो किसकी कौन कैंसिल हो गया है? तो ये जो है ये कैंसिल हो चुके हैं। किसके द्वारा कैंसिल हो चुके हैं? अब इधर कौन बचा हुआ है? हिंद पल्लव, शक, कुषाण। मतलब देखो, हर एक चीज को पकड़े रहना, ये आगे आगे जुड़ेगा। लेक्चर वैसे 2 घंटे का होना चाहिए, तो अभी एक ही घंटे का रहता है लेक्चर। 2 घंटे का लेक्चर होता तो आगे क्या होता, आगे क्या होता, आगे क्या होता, और फिर क्या होता, ये इस तरीके से कैसे कुषाण शक को हराएंगे, कुषाण पूर्ण को हराएंगे, कुषाण नहीं, गुप्त आएंगे, कुषाण से कौन आएगा? गुप्त। और गुप्त किसको हराएंगे? शक को हराएंगे। गुप्त किसको हराएंगे? पूर्ण को हराएंगे। तो इनकी पिक्चर खत्म हो जाएगी और किसकी पिक्चर बची रह जाएगी? गुप्त की। और हिंद पल्लव को कौन हराएगा, क्या कैसे होगा, वो सब बताएंगे आपको अगली क्लास में। आप ये समझो ना, ये पूरा वेब सीरीज की तरह है, ऐसे ऐसे चल रहा है। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये राजा आया, ये कैरेक्टर आया, ये कैरेक्टर आया, इस कैरेक्टर ने इसको हराया, इस कैरेक्टर ने इसको हराया। पूरा मूवी की तरह चलना चाहिए आपके दिमाग। बस आपको इसमें यहां करना है, मूवी देखते हो तो आप कैरेक्टर याद नहीं करते हो, यहां याद करते चलना। समझ रहे हो?
आपको समझ में आया क्या चीज की है? अच्छा, मुझे ये डिटेल बताइए कि मौर्योत्तर काल में क्या क्या हुआ है। थीम बताओ, थीम बताओ। हाँ हाँ, विदेशी आक्रमण क्यों हुआ? कारण मौर्य वंश था, बड़ा वंश था। और मौर्य वंश में राजा का बेटा राजा नहीं बना, एक सेनापति राजा बना है, तो उसने छोटा सा क्षेत्र शुंग क्षेत्र बनाया। लेकिन मौर्य वंश तो बहुत बड़ा है, तो शुंग क्षेत्र का इतना ताकत नहीं था कि मौर्य वंश का जहां जहां एक्सटेंशन है पूरी जगह को क्या करे, ध्यान या रख रखाव कर सके। तो क्या हुआ, बाहरी विदेशी व्यक्ति ने इसका फायदा उठाया और आक्रमण किया। तो 2 आक्रमणकारी कहां से आए? मध्य एशिया से। और 3 आक्रमणकारी कहां से आए? उत्तर भारत या चीन की साइड से आए। ठीक है, शक, कुषाण और हुण। उसमें सबसे ताकतवर कौन हुआ? कुषाण। कुषाण से कौन निकले? गुप्त। और गुप्त ने किसको बैठा दिया? कुषाण को बैठा दिया। और गुप्त ने फिर किसको बैठाया? शक को। फिर गुप्त ने किसको बैठाया? हुण ने। तो बचा कौन? गुप्त। यही हुआ पिक्चर का एक पहलू। शक, कुषाण, हुण में कुषाण, शक, हुण में सबको कौन बैठा दिया? गुप्त बैठा दिया। लेकिन पिक्चर का दूसरा पहलू, विदेशी आक्रमणकारी में हिंद यवन और हिंद पलव। तो हिंद यवन को कौन बैठा दिया है? शुंग वाले। और हिंद पलव को कौन बैठाएंगे? अगली क्लास में। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? पूरा चीज को स्टोरी वाइज पूरा सेट करके चलो। ठीक है।